जी हां दोस्तों, इंदिरा गांधी पर मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सफेद झूठ की देश के पूर्व सैनिकों ने निकाल दिया हवा। खुली पोल, होने लगी थू थू। बौखलाए मोदी और शाह, राहुल प्रियंका ने रगड़ा, नायडू भी आए साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे युद्ध में अमेरिका के दबाव में भारत ने सीज़फायर पर सहमति जता दी, तो क्या खींच मिटाने के लिए इंदिरा गांधी को लेकर के निशाना साधना शुरू कर दिया गया? आखिर क्यों ऐसा कहना शुरू किया गया कि एक वक्त में जब हम पीओके ले सकते थे, हमारी सेना खड़ी हुई थी, मगर इंदिरा गांधी ने सेना के पराक्रम को रोक दिया था? आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाले इंदिरा गांधी ने जानबूझ करके पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा नहीं किया? आखिर क्यों नहीं इंदिरा गांधी की उस हिम्मत और बहादुरी और जज्बे को मोदी शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी हजम कर पा रही है, उसे डाइजेस्ट कर पा रही है, जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे जिस वक्त अमेरिका भारत के मुकाबले में भारत का विरोध कर रहा था पाकिस्तान के सामने? आखिर क्यों उस इंदिरा गांधी को सवालों के घेरे में मोदी शाह की टीम खड़े करती है, जिनको लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक ने इंदिरा गांधी के उस 1971 के पाकिस्तान के टुकड़ा करने के बाद उन्हें बताया था दुर्गा का अवतार? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं कि कैसे भारतीय सैनिकों ने मोदी और शाह की पूरी ब्रिगेड के झूठ को तहस नहस करते हुए पर्दाफाश किया। और नायडू भी अब, जबकि राहुल और प्रियंका इस मामले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं, तो एक तरीके से नायडू भी हां में हां मिला रहे हैं। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा किस तौर पर आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ और उसके बाद में आज तक वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए, मोदी खामोश। आपने देखा कि बीजेपी के नेताओं ने कैसे सेना के ऊपर क्या कुछ नहीं कहा अपमानित करने का, मोदी खामोश। आपने देखा ट्रंप लगातार कहते रहे सब कुछ मैंने करा दिया, ट्रेड की धमकी दी, पाकिस्तान ग्रेट है, मोदी खामोश। मगर मोदी और उनकी सेना वहां पर जोश में आ जाती है जहां पर उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को घसीटना होता है, जहां पर उनको इंदिरा गांधी को घसीटना होता है, जहां पर उनको कांग्रेस को घसीटना होता है, क्योंकि बात लेगेसी की है। और लेगेसी ऐसा लगता है बीजेपी और मोदी के पास में है ही नहीं। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद में भारत ने सैन्य अभियान शुरू किया, लेकिन 4 दिन में सीज़फायर की घोषणा हो गई। अचानक हुए इस ऐलान उन लोगों को खास तौर पर निराश किया जो मानकर चल रहे थे कि इस बार पीएम मोदी पीओके को आजाद करा के ही मानेंगे। ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति की इस टिप्पणी ने निराशा और बढ़ा दी कि ट्रेड बंद करने की धमकी देकर उन्होंने सीज़फायर करा दिया। इस बीच सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी को याद किया जाने लगा। 1971 के युद्ध में दिखाए गए उनके साहस की तुलना मोदी से की जाने लगी। दोस्तों, ये वो इंदिरा गांधी हैं जिन्हें कोसने में बीजेपी और आरएसएस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सोशल मीडिया पर अचानक इंदिरा छा गई। मीम्स और पोस्ट में 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की आंखों में आंखें डालने वाली इंदिरा गांधी को याद किया जाने लगा, ये बताते हुए कि वर्तमान नेतृत्व में अमेरिका के दबाव में अमेरिका के सामने झुक चुका है। बीजेपी आईटी सेल को यह बर्दाश्त कैसे हो सकता है? लिहाजा पलटवार करते हुए दावा किया जाने लगा कि इंदिरा गांधी ने 1971 में 93,000 युद्धबंदियों को, जिसके बदले पीओके को आजाद कराने का मौका था, लेकिन इंदिरा गांधी ने गंवा दिया। मगर क्या ये इतना सच है दोस्तों? क्या इतना बड़ा झूठ जो परोसा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की पूरी ब्रिगेड जो झूठ परोस रही है और इसको अंधभक्त चटखारे ले लेकर के सुनाते हैं और कहते हैं। सच्चाई है क्या है दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, भारत आज सक्षम है जिस हिसाब से 1971 में नहीं था। अंग्रेजों ने भारत को नंगा और भूखा भारत छोड़ा था, जहां पर गरीबी थी, गुर्बत थी, जहां पर भुखमरी थी। और इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था उस वक्त इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, जब वो प्रधानमंत्री थे, जय जवान जय किसान। क्योंकि किसानों की बुनियाद पर देश को खाना मिल रहा था, अन्न मिल रहा था, जवान सरहदों की रक्षा कर रहे थे। मगर शायद
बीजेपी और उनसे जुड़े हुए नेताओं को कोई तो समझाए जा करके इतिहास है क्या देश का, इतिहास कहता क्या है। इंदिरा गांधी ने जो कर दिया शायद मोदी बीजेपी शायद सोच नहीं पा रही है, या फिर यूं कहें कि शायद उससे मन ही मन में घुट रही है। दोस्तों, देश के सैनिकों ने जो झूठ का पर्दाफाश किया है उससे चिंतित हो गए मोदी, चिंतित हो गए शाह, बीजेपी, पूरी ब्रिगेड। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने आगे बढ़कर के कहा कि झूठ उतना ही परोसा जाए जितने तक की गुंजाइश हो आपके भक्तों में भी यकीन करने के लिए। दोस्तों, आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि 1947 में भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आए पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अभी है पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है। लेकिन पाकिस्तान का द्विराष्ट्रवाद बंगाली संस्कृति और भाषा को स्वीकार नहीं कर रहा था। दिसंबर 1970 में हुए पाकिस्तान के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के, जहां पर अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में 167 में से 160 सीटें जीत ली थी। दोस्तों सोचिए, राष्ट्रीय संसद में बहुमत हासिल किया। यह जीत उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का हकदार बनाती थी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व, खासतौर पर जनरल याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो, इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसमें बंगाली नागरिकों, बुद्धिजीवियों, अवामी लीग समर्थकों पर क्रूर दमन करना शुरू किया। शेख मुजीब को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान की मियांवाली जेल में डाल दिया गया। सुनते जाइएगा ध्यान से, जहां उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और फांसी की धमकी दी गई। इस दमन के खिलाफ में अवामी लीग ने मुक्ति युद्ध शुरू किया। लाखों बंगालियों का नरसंहार हुआ और करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। क्योंकि पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान का, जो कि आज का बांग्लादेश है, भारत से मिलता है। आज भी आप देखते हैं कि आरोप लगते हैं कि बांग्लादेशी घुसा है, बांग्लादेशी घुसा है। उस वक्त तो और आसान था। 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए, जिससे भारत पर भारी आर्थिक और सामाजिक दबाव पड़ने लगा। मगर उस दौर में देखिए भारत और इंदिरा का साहस, जब देश इतना सक्षम भी नहीं था आज की तरह, तब इंदिरा गांधी ने जो कूटनीति दिखाई उसकी चर्चा हर तरफ तभी से है। मगर आज मोदी साहब अमेरिका के कहने से जंग रोक देते हैं। कोई साथ देश भारत के साथ खड़ा नहीं होता। आपको बताते हैं उस समय इंदिरा की कूटनीति के बारे में। उस संकट में इंदिरा गांधी ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर, दुनिया के स्तर पर कूटनीतिक कदम पर जो उठाए, शरणार्थी संकट को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया कि साहब 1 करोड़ लोग हमारे देश में आ गए, हम तो पहले से परेशान हैं। युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी कि अगर ये ठीक नहीं किया पाकिस्तान ने तो फिर हम, अगर युद्ध हमें लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। इंदिरा ने वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए कई देशों का दौरा किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान का खुला समर्थन कर दिया। उस वक्त अमेरिका ने, यह आज से अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा, तभी से। मोदी तो खामखा बोलते रहते हैं ट्रंप माय फ्रेंड, ओबामा माय फ्रेंड। क्या किया ट्रंप ने आपके साथ, आप सोचिए। दोस्तों, उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन भारत को सोवियत संघ के पिट्ठू कहते थे और इंदिरा को व्यक्तिगत रूप से नापसंद करते थे उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति। 4-5 नवंबर की बात है, 1971 का वक्त है। व्हाइट हाउस में इंदिरा गांधी और निक्सन की मुलाकात तनावपूर्ण रही। निक्सन ने शरणार्थी संकट को गंभीरता से नहीं लिया, भारत को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। इंदिरा ने स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन निक्सन ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इंदिरा ने महसूस किया कि निक्सन के साथ और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। अपनी यात्रा छोटी की, बिना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के भारत लौट आई, जबकि उस वक्त निक्सन तैयार बैठे थे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, यानी कि दोनों, भारत की प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे दुनिया को। वो इंतजार करते रहे। इंदिरा गांधी वापस लौट आई, मिली नहीं। यह कदम एक कूटनीतिक संदेश था कि भारत अमेरिका के दबाव में न झुका है न झुकेगा। मगर मोदी साहब ने क्या किया? क्या हुआ 12 मई को? खैर, इंदिरा ने पहले ही अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ में मैत्री और सहयोग संधि कर ली थी। इंदिरा की स्मार्टनेस थी, अमेरिका जाने से पहले सोवियत संघ के साथ में उन्होंने मैत्री और सहयोगी संधि कर ली थी। यानी युद्ध शुरू होने के 4 महीने पहले इस संधि में कहा गया था कि दोनों में से किसी पर हमला होगा तो दूसरा उसके पक्ष में सैनिक हस्तक्षेप करेगा। तब कर लिया था 1971 में, आज नहीं कर सके मोदी जी, कूटनीतिक स्तर पर, दुनिया के स्तर पर। उस संधि में अमेरिका और चीन के दबाव को बेअसर कर दिया था,
क्योंकि उस वक्त भी चीन और अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। इंदिरा गांधी ने एक नहीं सुनी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी शरणार्थी समस्या को उठाया और पश्चिमी देशों को नैतिक समर्थन हासिल कर लिया। यानी कि कोई साथ सेना के साथ आए ना आए, मगर अंदर से भारत का सपोर्ट करने लगे। 3 दिसंबर का दिन आया 1971, युद्ध शुरू हुई। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से कब्जा जमाया। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने दबाव बनाने के लिए अमेरिका का 7वां बेड़ा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में उतार दिया। अमेरिका ने उस वक्त अमेरिका के 7वां बेड़ा उतार दिया बंगाल की खाड़ी में, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली सैनिक बेड़ा था। लेकिन इंदिरा ने इस धमकी को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोवियत संघ से संपर्क किया, जिसने अपनी पनडुब्बियां युद्धपोतों को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया। बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया सोवियत संघ ने, और अमेरिका का बेड़ा आ ही नहीं पाया। सोवियत नौसेना ने 7वें बेड़े की हर गतिविधि पर नजर रखी, जिससे अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह भारत की सबसे बड़ी सैन्य और कूटनीतिक जीत थी दोस्तों। वो इंदिरा थी जिन्होंने केवल निक्सन की धमकी को नाकाम किया, बल्कि 93,000 युद्धबंदियों को हिरासत में लिया, जिनमें आधे से ज्यादा सैनिक थे। इस जीत ने जिन्ना के दुष्ट राष्ट्रवाद को दफन कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश ने भाषा और संस्कृति को आधार बनाकर एक नए राष्ट्र का गठन किया। अब आप समझिए, जब पीओके पर इंदिरा ने कब्जा नहीं किया, अतिक्रमण नहीं किया, बात आई शिमला समझौते की। क्यों नहीं किया, अब सुनिए दोस्तों। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। नहीं, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध के बाद, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद, जिसमें नियंत्रण रेखा यानी कि LOC को मान्यता दी गई उसी वक्त। और यह तय हुआ कि दोनों देश बिना तीसरे पक्ष के मध्यस्थता के मुद्दे को हल करेंगे। लेकिन कुछ लोग आज दावा करते हैं कि इंदिरा 93 युद्धबंदियों के बदले पाक और अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को भारत में मिला सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पर क्या वाकई यह संभव था? खासतौर पर जब इससे अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती थी। उस समय की स्थिति समझिए। एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। अमेरिका और चीन ने युद्ध के बीच भी भारत पर दबाव डाला कि वो आक्रामक रुख ना अपनाए। संयुक्त राष्ट्र ने भी युद्ध विराम की मांग की। सोवियत समर्थन का एक उसकी सीमा थी। सोवियत संघ ने युद्ध में भारत का साथ दिया, लेकिन पीओके पर स्थायी कब्जे का समर्थन करना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि यह तीसरे विश्व युद्ध जैसा भड़का सकता था मामला। क्योंकि उस वक्त अमेरिका उधर खड़ा है, सोवियत संघ इधर खड़ा है, भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है, भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुका है। पीओके की बात जब आती तो फिर मामला और बढ़ता, विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनती। आर्थिक स्थिति क्या थी? शरणार्थी संकट और युद्ध ने भारत को आर्थिक रूप से बेहद कमजोर कर दिया था। पीओके पर कब्जा बनाए रखने के लिए लंबा सैन्य और आर्थिक खर्चा संभव था। कश्मीर का मुद्दा, इंदिरा नहीं चाहती थी कि पीओके पर कब्जा कश्मीर को और जटिल करे, वो इसे कूटनीति से हल करना चाहती थी। मुजीबुर रहमान की रिहाई की बात थी, जो कि पाकिस्तान में कैद थे। मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के लिए जरूरी थे, पाकिस्तान जेल में थे, पाकिस्तान उनकी जान को तुरुप का पत्ता समझ करके बना करके इस्तेमाल कर रहा था। उनके रिहाई के लिए युद्धबंदियों को छोड़ना जरूरी था, वरना बांग्लादेश अस्थिर हो सकता था। दोस्तों 8 जनवरी 1972 को मुजीब को रिहा किया गया। लंदन होकर के 10 जनवरी को दिल्ली पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। बांग्लादेश के नेतृत्व को उन्होंने संभाला। अगर भारत ने युद्धबंदियों को न छोड़ा होता तो मुजीब की जान खतरे में होती, जिससे बांग्लादेश का भविष्य अधर में लटक सकता था। उस समय भारत आज जितना शक्तिशाली नहीं था। आज़ादी के मात्र 25 साल बाद भारत का खजाना खाली था। 93,000 युद्धबंदियों को खिलाने और 1 करोड़ शरणार्थियों को संभालने में रोज लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। युद्धबंदियों को हमेशा रखना भारत को दिवालिया कर सकता था। दोस्तों शिमला समझौते के जरिए इंदिरा ने नियंत्रण रेखा को मान्यता दिलाई, लद्दाख में करीब 800 वर्ग किलोमीटर जमीन हासिल की। पीओके पर जोर देने से बातचीत बिगड़ सकती थी, बांग्लादेश का केस कमजोर हो सकता था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नाराज हो सकते थे। 1971 में इंदिरा गांधी ने अपनी कूटनीति साहस से इतिहास रचा। उन्होंने निक्सन के धमकियों को नजरअंदाज किया। अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त निक्सन चिल्लाते रहे, इंदिरा गांधी ने उन्हें छोड़ करके चुपचाप निकल आई। बांग्लादेश को आजाद करके न केवल इतिहास बल्कि उपमहाद्वीप का भूगोल बदल दिया। जिन्ना का द्विराष्ट्रवाद दफन हुआ। आज जो लोग इंदिरा को पीओके न लेने के लिए कोस रहे हैं, वो उस समय के जटिल और परिस्थितियों को जानते ही नहीं।
इंदिरा ने चतुराई से भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षित किया, एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। यानी आज की तुलना उस दौर से करना अनुचित है। 1971 में भारत ने सीमित संसाधन के बावजूद अभूतपूर्व जीत हासिल की, जबकि आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सैन्य शक्ति है। इंदिरा गांधी की नीतियां कमजोर नहीं बल्कि दूरदर्शिता का परिचय देती हैं। उनकी विरासत को गलत संदर्भ में प्रस्तुत करने का जो झूठ मोदी और शाह का और उनकी बीजेपी का था, तहस नहस हो गया। इंदिरा का साहस कूटनीति को कम आंकना दरअसल जो लोग कम आंकते हैं उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े करता है। और ये मैं नहीं, इतिहास और देश के पूर्व सैनिक जो उस वक्त उन सब ऑपरेशन में शामिल थे वो बता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।